यहाँ हम लोग लास्ट थे। चलो अब हम लोग देखते हैं सीपीसी की डिवीजन। सीपीसी कितने पार्ट्स में भाग होते हैं? तो सीपीसी को हम लोग ना 3 भागों में बांट सकते हैं। थ्री पार्ट्स। सीपीसी के जो पार्ट्स है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका पहला पार्ट आता है वो पार्ट आता है बॉडी। दूसरे पार्ट को हम कह सकते हैं शेड्यूल्स। तीसरा जो पार्ट आएगा यहाँ पे अपेंडिक्स, जिसमें फॉर्म्स वगैरह के बारे में बताया गया है। अपेंडिक्स। अब ये जो बॉडी है ना, बॉडी किसको कहेंगे? जहां पे सेक्शंस आपके आते हैं। सीपीसी में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 158 सेक्शंस को हम बॉडी कह सकते हैं और इसमें 11 पार्ट्स हैं। शेड्यूल। तो शेड्यूल जो है, शेड्यूल अभी स्टिल सीपीसी में कितने शेड्यूल है? एक ही शेड्यूल्स है जिसमें ऑर्डर्स आते हैं आपके 51। ओके। अब ये शेड्यूल्स जो पहले का जो सीपीसी था, सिविल प्रोसीडिंग्स जो होते थे उस टाइम के सीपीसी के टाइम में जो हमारे शेड्यूल्स थे वो ज्यादा थे, कम शेड्यूल्स नहीं थे। उस टाइम हमारे पास 5 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, रनिंग नोट्स बनाते जाना। शेड्यूल 4 एंड शेड्यूल 5। ये हमारे पास 5 टाइप के शेड्यूल्स थे। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ एक ही शेड्यूल बचा हुआ है जो कि शेड्यूल 1 है और जिसके अंदर में 51 ऑर्डर्स है। तो ये जो शेड्यूल 2 है ये अमेंडमेंट हो गया था 1940 को। 3 अपना अमेंडमेंट हुआ था 1956 को। 4 अपना अमेंडमेंट हो गया था 1952 को। सॉरी। और जो 5th शेड्यूल है ये अपना अमेंडमेंट हुआ था 1914 को। ठीक है। तो ये सारे जो शेड्यूल्स है ये अमेंडमेंट हो चुके थे। दैट्स द रीजन अब हमारे पास अभी शेड्यूल 1 और ऑर्डर 1 है। एंड अपेंडिक्स ए टू एच जितने भी फॉर्म्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं ये अपेंडिक्स में आते हैं। तो ये इन तीनों से बन के हमारा सीपीसी बना है। इन तीनों अपेंडिक्स में क्या होता है? अपेंडिक्स में आप सीपीसी की जो बेयर एक्ट है ना उसके एकदम लास्ट में जाओगे वहां पे अपेंडिक्स आपको मिलेगा, जहाँ पे फॉर्म्स वगैरह प्लांट लगाते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है। हर चीज का एक फॉर्मेट है, उसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स, एक्स्ट्रा पार्ट। ओके। ओके। नाउ इन सबको छोड़ के अगर आप सीपीसी का मतलब अगर सोचो ना तो इन सबको छोड़ के सीपीसी के बारे में आप नहीं सोच सकते। तो सीपीसी के पार्ट्स के बारे में हम लोग ने आज जान लिया। अब हम लोग स्टार्टअप करते हैं सीपीसी से, सेक्शन 1 से। दिस इज अ प्रिलिमिनरी पर्स थिंग्स। जो प्रिलिमिनरी थिंग्स है सीपीसी की वो हमें क्या बताती है ये पहले हमें देखना होगा। चलो बेयर एक्ट जिसके जिसके पास है खोल लो फटाफट। बेयर एक्ट के पास में आप अपने जो बेयर एक्ट आपके पास है जो भी हो उसके पास एक पेंसिल लो। वहां पे सबसे पहले ये लिखो कि इनहेरेंट पावर कहाँ है। तो सेक्शन 151 में आपको इनहेरेंट पावर बताता है। क्योंकि ये सब
बेसिक क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, कोई भी आपको सीनियर या जूनियर कोई भी आके पूछ सकता है, ठीक। और सबसे बड़ा बिग ऑर्डर, सारे ऑर्डर्स में बिग ऑर्डर कौन है? तो ऑर्डर 21 को सबसे बिग ऑर्डर कहते हैं, दोबारा बता देना। एक सेकेंड, क्योंकि इसमें रूल 106 है। देखो इनहेरेंट पावर, सेक्शन 151 को हम इनहेरेंट पावर कहते हैं। दिख रही है ना स्क्रीन मेरी? या ओके ओके। देखो इनहेरेंट जो पावर है वो सेक्शन 151 में बताया गया है। और सबसे बिग, सबसे बड़ा ऑर्डर जो है ना, सबसे बड़ा ऑर्डर 21 को कहा गया है, क्योंकि उसमें जो रूल है 106 रूल अप्लाई होते हैं। और जो सीपीसी है ना, इसका एंट्री नंबर बता देती हूँ, एंट्री नंबर 8 है। क्या मैम? एंट्री नंबर 8। देखो प्रीलिमिनरी में क्या बोला है, दिस एक्ट मे बी साइटेड एज अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908। देखो सीपीसी को हम कह सकते हैं, सिविल प्रोसीड्योर कोड हम कहते हैं, 98 का कोड है। सेकंड कहता है इट कम इनटू द फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। ये इन्फोर्समेंट में कब आया? किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लो। सीपीसी इन्फोर्स में कब आया? 1 जनवरी 1909, ठीक है। ये सीपीसी की इन्फोर्समेंट डेट है। नाउ वी टॉक अबाउट द इट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होती है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कारण, ठीक है, 2019 का एक्ट है ये, और 31 10 19 2019, ठीक है। इस एक्ट का मतलब 31 तारीख 10वें महीना में ये आया था, जिसकी वजह से ये अब जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होती है। सेकेंड थिंग, नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, देयर इज अ ह्यूज बिग क्वेश्चन एंड कोरिलेटेड सेक्शंस आल्सो। सीपीसी जब बनी तो नागालैंड एंड जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे कह दिया गया कि भैया हम आपकी सीपीसी को अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ अप्लाई नहीं होता है आपका सीपीसी नागालैंड एंड ट्राइबल्स एरियाज में। क्यों? यहाँ पे अब सेकंड जो पार्ट है ये देखो, बैरक्स देखना अपनी, मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रही हूँ कुछ। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट कंसर्न में by notification in the official gazette extend the provision of this code or any of them the whole or part of the state of a Nagaland or such tribal areas as the case may be with such supplemental incidental consequential modification as may be specified in the notification। देखो जनरली नागालैंड एंड ट्राइबल्स एरियाज में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन इन केस अगर लगे कि सीपीसी को नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में भी एप्लीकेबल करवाना है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो एप्लीकेबल करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पे ही लिखा और ऑफिशियल गैजेट से नोटिफिकेशन पास करके ये करवाया जा सकता है। गॉट इट? अब यहाँ पे एक और चीज है जो, एक सेकंड,
एक मैं ड्राइंग से बताती हूँ क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी विदाउट ड्राइंग के। कॉपी में बना लेना अपने। ये सेक्शन 1 है, कहाँ कहाँ कैसे इसको अप्लाई करते हैं। सेक्शन 1 का क्लॉज 1 कहता है दिस एक्ट मे बी साइटेड एज अ सीपीसी। ठीक है, अब यहाँ का सेक्शन 1 का क्लॉज 2, इट शैल जनवरी 99। ठीक, अब जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या कहता है देखो, ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, ट्राइबल एरिया। ठीक, अब ये जो स्टेट ऑफ नागालैंड, ये यहाँ पे स्टेट इसका स्टेट लॉ चलता है इन दोनों में। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनके जो स्टेट लॉज है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे हमारी, तो वो जो इनके स्टेट्स लॉज है वो इस लॉ के साथ, क्योंकि ये सीपीसी अप्लाई नहीं करते हैं, तो इनके जो लॉ है उसके साथ सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कंसीक्वेंटल एंड मॉडिफिकेशन कर सकती है अगर कभी कभी गवर्नमेंट को लगे तो। ठीक, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन एक बार देखो। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, in this clause tribal areas mean the territory which immediately before the 21st of the January 1972 were included a tribal area of the Assam, referred the paragraph 20 of 6th schedule to the constitution। हमारे 6th schedule of the constitution में जिस जिस एरिया के बारे में बात किया गया है उसी एरिया को हम यहाँ पे ट्राइबल एरिया में इंक्लूड करते हैं, और जैसे असम हुआ, सिक्किम हुआ, तो उस एरियाज को ही हम लोग ट्राइबल एरियाज इंक्लूड करते हैं, और उस एरिया में सीपीसी का अपना जो इंडियन सीपीसी है वो अप्लाई नहीं होता है। फोर्थ कहता है इन रिलेशन टू द अमिंडावी आइलैंड। ये अमिंडावी आइलैंड क्या है? जो अमिंडावी आइलैंड है ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड हम लोग अमिंडावी को कहते हैं। तो अमिंडावी आइलैंड मतलब अमिंडावी के आइलैंड से जितने रिलेशन में वहां पे द्वीप है, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम एजेंसीज
of the state Andhra Pradesh and Union Territory of Lakshadweep. इसमें त्रिपुरा वगैरह भी आ जाते हैं. The application of the code shall be without prejudice to the application of any rule or regulation for the time being in force in such island agencies or such union territory as the case may be relation to the applicable to this code. ये कोड उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा. देखो किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसके किसके ऊपर नहीं होगा. जनरल रूल क्या कहता है? नॉट अप्लाई. जम्मू एंड कश्मीर था, उसका हम एक्सेप्शन जानते हैं, वो रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आ गया. और नागालैंड. जनरल रूल में अप्लाई कहाँ कहाँ होगा? ये जम्मू एंड कश्मीर में होगा और होल ऑफ इंडिया में होगा. ठीक है, ये जनरल रूल बोलता है. लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे था नागालैंड थी, सेकंड ट्राइबल एरिया था, उसके बाद शेड्यूल एरियाज है. शेड्यूल्स एरियाज किसे कहते हैं? जो हमारे 6 शेड्यूल्स में मेंशन है, वो एरिया भी अप्लाई नहीं होंगे. क्या क्या आता है? लोकल, उसके बाद आता है नॉन कंट्राडिक्शन, नो कॉन्फ्लिक्ट, लोकल लॉज एंड रूल्स सीपीसी. लोकल लॉ जहां पे अप्लाई हो रहे हैं, लोकल प्रोसीडिंग्स जहां पे अप्लाई हो रही है, वहां पे सीपीसी इंटरकोच नहीं करता है. ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या है. वो क्या करेगी? होल सीपीसी या पार्ट ऑफ द सीपीसी को मॉडिफाइड कर देगी, या होल स्टेट या किसी एरिया में सीपीसी को अप्लाई भी कर सकती है. ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? किसी को कोई परेशानी समझने में? मैम वो लोकल एरिया क्या बताओ, और एक बार बताओ ना. लोकल एरिया का मतलब ये होता है कि जो लोकल रूरल एरियाज है, जहां पे ये शेड्यूल्स में बोले गए हैं, 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टी के जो लोकल एरियाज वहां पे बताए गए हैं, वहां पे सीपीसी अप्लाई नहीं होगा. बस वही है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 2 में. देखो जो कहता है ना कि मुझे सीपीसी समझ में नहीं आती है या मुझसे सीपीसी नहीं हो पाता है, तो नहीं समझ में आने का रीजन और नहीं आने का रीजन है सेक्शन 2. क्योंकि आप लोग सेक्शन 2 को जस्ट समझते हो, जस्ट रीड आउट करो, छोटा सा एक एक लाइन का है, पढ़ लो निकल लो. ऐसा नहीं है, आपको इसको पढ़ के निकलना नहीं है, यहाँ पे डूबना है. क्योंकि आप लोग पूरे सीपीसी में डूब जाते हो, और जो मेन पार्ट जहां डूबना है वहां डूबते नहीं हो. सीपीसी क्या है कि 158 सेक्शंस है, 51 ऑर्डर्स है, आप यहाँ पे डूब के पूरा उलझ जाते हो.
और जो छोटा सा पार्ट है जहां पे डूब के निकल के पूरा सीपीसी को नाप सकते हो, वहां आप डूबते नहीं हो। तो यही रीजन होता है कि आप लोग को सीपीसी समझ में नहीं आती है। तब हम लोग आज पढ़ेंगे डेफिनेशन के पोर्शंस को। पहला जो डेफिनेशन यहाँ पे कहता है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनी थिंग रिपुटेटेड इन द सब्जेक्ट कंटेंट। इस एक्ट में जो भी बात, जो भी डेफिनेशन का मीनिंग बताया गया है, हम वही डेफिनेशन समझेंगे। अगर यहाँ पे किसी डेफिनेशन का मीनिंग उल्टा बताया गया है जो हम जनरली जानते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, तो हम सीपीसी, पूरी सीपीसी के प्रोसीडिंग में हम वही मतलब समझ के चलेंगे, ना कि जनरली हम जो मतलब समझते हैं वो मतलब। ठीक है, यहाँ पे जो बोलेगा, मतलब अगर सीपीसी कहता है ना दिन को रात बोलो, तो हम प्रोसीडिंग में दिन को रात ही बोलेंगे। जनरली दिन को दिन ही बोलते हैं, लेकिन अगर ये कहता है दिन को रात बोलो डेफिनेशन में, तो हम दिन को रात बोलेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 1। सेक्शन 2 के क्लॉज 1 छोटा सा डेफिनेशन सबको लगता है यार क्या है, कोड इंक्लूड रूल। कोड का मतलब यहाँ पे कोड बोल दिया, इंक्लूड कर दो रूल्स को, दैट्स इट। दिस इज नॉट ओके। कोड नॉट ओनली इंक्लूड रूल्स। कोड में सिर्फ रूल्स इंक्लूड नहीं होते हैं, बहुत कुछ है हमें सीपीसी में जानने के लिए। कोड का पार्ट है, सीपीसी का पार्ट है रूल्स। इसके बिना सीपीसी अधूरा है। नॉट ओनली रूल्स, शेड्यूल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, शेड्यूल्स एंड ऑर्डर्स। क्योंकि रूल्स का मतलब शेड्यूल्स एंड ऑर्डर्स सब कुछ को इंक्लूड किया जाता है। तो शेड्यूल्स एंड ऑर्डर, एक क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया, क्या रूल्स मतलब कोड जो यहाँ पे बोले गए, जो शेड्यूल्स में लिखेंगे, जो ऑर्डर्स लिखेंगे, क्या वो भी सीपीसी का पार्ट है या वो सीपीसी का पार्ट नहीं है, वो अलग से है? नहीं, ये सारे सीपीसी के पार्ट है। अगर इंटरव्यूअर आपको पकड़ लिया और आपसे ये क्वेश्चन कर लिया, तो आप ये कह सकते नहीं, सीपीसी के ये सारे इंक्लूड होते हैं सीपीसी के पार्ट में। रूल का मतलब अपेंडिक्स भी इंक्लूड होता है। ठीक, अब ये जो रूल है जिसमें अपेंडिक्स वगैरह जितने भी लॉज दिए गए सीपीसी, वो सभी को हम लोग रूल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये जो रूल है ये बनाता कौन है? रूल्स तो हम समझ गए, सीपीसी के सारे ये रूल्स है, लेकिन हु मेकिंग द रूल? सीपीसी के ये रूल्स बनाएगा कौन? कौन बना रहा है सीपीसी के में ये सारे जो रूल्स है, कौन बना रहा है? तो सीपीसी के जितने रूल्स है ना, एक आर्टिकल हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 227, जहां पे ये बोला गया है रूल मेकिंग पावर हैव अ हाई कोर्ट। रूल बनाने का पावर हाई कोर्ट। तो यहाँ सीपीसी में जो रूल्स की बात कही गई है और यहाँ जो रूल्स की बात कही गई है, इज द सेम रूल, इज द सेम पावर ऑफ द रूल। घूमोगे घूमे, अभी दिमाग तुम लोग का घूम जाएगा कि यार मैम क्या बता रहे हैं। जरूरी है घूमना? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ।
कोई तो अनम्यूट करके बोलो। मैं गूंगों को पढ़ाती हूँ क्या? फ्यूचर हो तुम लोग। आज 4 लोग ही बचे हुए हो। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो रूल्स है, जो रूल है ना, सेक्शन 2 का क्लॉज 1 में जो बताया गया रूल इन कोड इंक्लूड रूल, ठीक है। तो सीपीसी में रूल्स का मतलब होता है शेड्यूल्स, ऑर्डर्स। सीपीसी के जितने ऑर्डर, शेड्यूल, सेक्शंस है, उन सबको हम रूल कहते हैं। तो ये बनाने का अधिकार किसका है, ये मैंने पूछा, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के 2 to 7 के आर्टिकल में वहां पर कहा गया है कि रूल बनाने का अधिकार हाई कोर्ट का है। ठीक है, हम समझ गए कि रूल बनाने का अधिकार हाई कोर्ट का है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रूल की बात कही गई है, सीपीसी का ये जो रूल है, क्या दोनों सेम है? मतलब क्या सीपीसी में भी रूल बनाने का अधिकार हाई कोर्ट को है? ये वाला जो बात यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, क्या ये वाली बात सीपीसी में अप्लाई होती है या नहीं? मेरा क्वेश्चन ये है, चलो बताओ। सारे स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? नो, लेजिस्लेचर मेक्स अमेंडमेंट्स। ओके, गुड। लेजिस्लेचर मेक्स। सतेंद्र कुछ कहना चाहते हो? सतेंद्र अनम्यूट करके रखे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही सतेंद्र। एक सेकंड, मैं लेफ्ट करके ज्वाइन करती हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जस्ट अ सेकंड। हाँ सतेंद्र, अब बताओ। हेलो, हेलो। हाँ जी मैम। हाँ हाँ बताओ। कुछ नहीं मैम, वो तो सही समझ में आ रहा। आप बता रहे 227 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, मैंने सुना इसका पहले भी बनाते हैं, ये भी पावर है इसको भी, हाई कोर्ट को भी। तो फिर संसद है जी, विधानसभा, विधानमंडल। आपका मुझे क्लियर नहीं आया, फिर से बोलो। संविधान का जो आर्टिकल 227 है मैम, ये भी बनाता है ये रूल। बाकी फिर संसद है ही, संसद। मैं बताती हूँ इसका क्या क्या रीजन है। जी। देखो, बाय द वे बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ गए? वो लोग क्या बीच बीच में कुछ बोल रहे थे क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही थी, कुछ इशू था क्या? आज डिस्टर्ब हो गए मैम, लेट हाँ की वजह से कुछ सो गए होंगे शायद। हाँ, मैं भी लेट हो गया है आज। कोई नहीं। कोई नहीं मैम, कोई नहीं, मैसेज तो आ रहेगी। चलो, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों ये हाई कोर्ट का अप्लीकेबल होता है। द पावर इज एप्लीकेबल ऑन अ सीपीसी। पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो रूल है ना, हाई कोर्ट को जो देने का रूल है, जो आर्टिकल 2 to 7 में बताया गया है, 2 to 7 सीपीसी में अप्लाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेक्शन 2 के क्लॉज 18 को देखेंगे, रूल के डेफिनेशन को, तो हमें पता चलेगा। तो इसमें जो रूल का डेफिनेशन है, इसमें कहा गया है रूल मीन्स अ रूल एंड फॉर्म कंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल। हमारे जो फर्स्ट शेड्यूल में कंटेन लिखा गया है, फर्स्ट शेड्यूल में वो, और अंडर, और जो रूल्स बने हुए हैं सेक्शन 122 और 125 के तहत सीपीसी में, उसी को हम रूल्स मानेंगे, अदरवाइज को हम रूल्स नहीं मानेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, हमारे ऑर्डर है, 51 ऑर्डर्स है, और 122 और 125 के तहत जो नियम बनाए गए हैं उसी को हम अपने सीपीसी का रूल मानेंगे। तो नाउ वी आर अ जंप इनटू द
सेक्शन 122 हाई कोर्ट मेकिंग द पावर रूल इज अ पार्ट 10। पार्ट 10 के अंदर आता है कि हाई कोर्ट का पावर है रूल्स बनाने का। मैम जो हाँ जी बताओ। सीआरपीसी सेक्शन 2 है ना जी, 2 का टी इसमें विहित दे रखा है, विहित 2 का टी सीआरपी सेक्शन 2 है। आपकी आवाज ना बहुत धीमी आती है, समझ में नहीं आती। आप प्लीज अपना हेडफोन ठीक करो। सीआरपी सेक्शन 2T और जी भागीदारी अधिनियम की धारा 2C और जी सीपीसी सेक्शन क्लोज इसकी 16 है जी, 2 की 16 सेक्शन 2 इसका क्लोज 16 है जी 20 से। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, हमें तो पढ़ना है सीपीसी ना। आप सीआरपीसी का क्यों देख रहे हो? हाँ जी, इसमें सिर्फ जी इसे बताएगा विधि क्या है जी, विधि कैसे बनाती है, इसकी परिभाषा क्या होगी। 13(3) भी है जी, आर्टिकल 13(3), 145 भी है जी, 227 भी है जी, 309 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ तो आप सीआरपीसी देख रहे हो ना? सीआरपीसी नहीं ना देखना है। जी सीपीसी देख रहे हैं मैम, इसमें भी है विहित। सीपीसी में कौन क्या देख रहे हो, कहाँ पे? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको सेक्शन 216 जी, 216। सेक्शन 2 खोल लो जी, 2 और उसका क्लोज 16 अच्छा, सेक्शन 2 का क्लॉज 16। जी। एक सेकेंड। प्रिस्क्राइब मीन्स अ प्रिस्क्राइब रूल्स। 216 में तो बस प्रिस्क्राइब मीन्स अ प्रिस्क्राइब रूल दिया है। जी जी हाँ, रूल्स में जो बातें लिखी गई है उसको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, वो नहीं देखना है, वो नहीं। हमें यहाँ पे देखना है। देखो, पहले हमने रूल्स का मतलब जाना। रूल का मतलब सारे लॉज इंक्लूड होते हैं, ऑर्डर और सेक्शन दोनों को हम रूल बोलेंगे। अब हमें जानना था रूल का मतलब क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल बनाने का पावर, जिस तरह से रूल बनाने का पावर हाई कोर्ट को दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2 to 7 में रूल बनाने का पावर हाई कोर्ट को दिया गया है, वो सुप्रीम पावर है। जी वहां वो पावर को यूज करके हाई कोर्ट क्या कर सकता है, बिना किसी की परामर्श लिए रूल बना सकता है। लेकिन क्या वो वाला पावर सीपीसी में भी हाई कोर्ट यूज कर सकता है? तो आवर आंसर इज नो। सीपीसी में वो वाला पावर हाई कोर्ट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 18 में साफ साफ ये बात कही गई है कि रूल वही होगा जो हमारे शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में, और वही लॉ जो सेक्शन 122 और 125 के अंतर्गत में बने हुए होंगे, वही नियम को हम रूल कहेंगे। अदरवाइज किसी अदर तरीके से बने हुए नियम को सीपीसी में अप्लीकेबल नहीं होगा। तो 122 क्या कहां से स्टार्ट होता है? पार्ट 10 से। पार्ट 10 में क्या है? पार्ट 10 में हाई कोर्ट को ही पावर दी गई है रूल बनाने की, लेकिन उसको सुप्रीम पावर नहीं दी गई है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं 2 to 7, तो वहां पे हाई कोर्ट को सुप्रीम पावर दी गई है, वो किसी से परामर्श नहीं लेता है। लेकिन जब हम लोग पार्ट 10 पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि हाई कोर्ट को बहुत सारे बाउंड्रीज को पार करते हुए रूल्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी को जांचना पड़ता है, तब वो रूल बना पाता है। इसीलिए वो आर्टिकल वाला जो पोर्शन है 2 to 7, वो हमारे सीपीसी में अप्लाई नहीं होता है। इसके पास अपना प्रोसीडिंग है रूल बनाने का, ये आर्टिकल के प्रोसीडिंग को अप्लाई नहीं करता है। तो अब हम लोग पार्ट 10 में जाएंगे। 122 सेक्शन पार्ट 10 निकालो अपने बेयर एक्ट में। देखो, इफेक्ट ऑफ द रूल ऑफ इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो पहली कहता है कि द रूल इन अ फर्स्ट शेड्यूल shall have effect as if enacted in the body of the code until annulled alter in accordance with the provision of this part। ये बोल रहा है दिस रूल जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं shall have effect enacted the body, मतलब वो इफेक्ट में आएंगे इस कोड के, मतलब सीपीसी के कोड में इफेक्ट में आएंगे, उसी को रूल मानेंगे।
मतलब जो हमारे ऑर्डर्स है, जो हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने जो बना, ऑर्डर्स क्या है, ऑर्डर लेजिस्लेशन से बन के नहीं आए थे, वो किसी जजमेंट से कहीं कहीं से ऑर्डर्स निकल के आए हैं जो सीपीसी को रख लिए गए हैं सीपीसी में। तो इस ऑर्डर को भी हम नियम मानेंगे और सीपीसी का पार्ट मानेंगे जब तक कि ना वो एनल और अल्टर ना कर दिए गए। पहले हमारे कितने शेड्यूल्स थे, 5 शेड्यूल्स थे, लेकिन उसको एनल कर दिया गया, बचा क्या, एक ही शेड्यूल बचा। तो जब तक उसको एनल ना कर दिया जाए तब तक हम उसको पार्ट मानेंगे। बाकी जो पार्ट है, पावर ऑफ द सर्टेन हाई कोर्ट टू मेक रूल, हाई कोर्ट को पावर दिया गया है रूल बनाने का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स कमिटीज, एक कमिटी बनेगी, ऐसे ही रूल नहीं बनेगा, कमिटी बनाई जाएगी। रातों रात आप सीपीसी को बदल नहीं सकते। हाई कोर्ट चाहेगा कि रातों रात हम 158 सेक्शंस को बदल दे, वो नहीं बदल सकता। एक एक सेक्शन बदलने के लिए उसको कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, पूरी कमेटी उस पर वर्क करेगी, रिपोर्ट करेगी, तब बनेगा। और कमेटीज के मेंबर ऐसे वैसे नहीं होंगे, हाई कोर्ट्स के जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टेड जजेस होंगे, आपके जो जजेस रिक्रूटमेंट जजेस होते हैं वो होंगे। तो ऐसे पावर्स दिए गए हैं सीपीसी में। सो हमें आपका होमवर्क होगा पार्ट 10 को 121 से लेकर टोटल 128 तक पढ़ के रखना, समझ के रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी इसका पूरा और लिखवा भी दूंगी आंसर्स, ठीक है। अभी जो पढ़ा समझ में आया, जहां तक पढ़ा समझ में आया,